तो चलिए स्टूडेंट्स आज अपन करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके न्यूमेरिकल्स। और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं पहले एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप लोग छोड़ देते हो, नहीं करते हो, एक्सरसाइज भर कर देते हो। तो अब अपन को एग्जाम्पल्स भी करना है और एक्सरसाइज भी करना है। तो जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है 4.1, ए स्ट्रेट वायर of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? ऐसा अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे ये एग्जाम्पल दिख रहा है 4.1, इस तरीके से हमको प्लेन दिखाया गया है ऐसा, और उसमें ये जो रॉड है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दी हुई है, रॉड में से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ बोला गया है L और वेट मास बोला गया है 200 ग्राम, है ना। और लेंथ हमको गिवन है 1.5 मीटर और करंट की वैल्यू दी गई है 2 एम्पियर। बाकी क्वेश्चन में बोला इट इज सस्पेंडेड इन मिडवेयर। यदि ये रॉड है तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा और सस्पेंडेड होने के लिए डेफिनेटली इसका फोर्स लगना चाहिए, इक्वल फोर्स लगना चाहिए, और किस तरफ? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड। वेट डाउनवर्ड, फोर्स अपवर्ड, तब नेट फोर्स कितना जाएगा? 0। रॉड जो रहेगी एयर में सस्पेंड हो जाएगी। अब चूंकि अपन को मालूम है करंट का डायरेक्शन तो ऐसा दिया गया है डायग्राम में, मतलब करंट इस डायरेक्शन में, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से पता चलता है लॉरेंट फोर्स, ये ABC। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह की कंडीशन बन रही है, ये करंट का डायरेक्शन हो रहा है और मैग्नेटिक, अपन को मालूम ABC, अपन मैग्नेटिक फील्ड किससे बताते हैं? 4 फिंगर से। तो ये देख रहे हैं आप लोग इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, फोर्स लगना चाहिए फिर इस साइड। तो जैसा दिया उसके हिसाब से तो अपन को मैग्नेट फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड दिख रहा है, लगना चाहिए किस तरफ? अपवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस, तो प्लेन के, क्योंकि फोर्स के लिए ऐसा होना चाहिए कंडीशन ABC, ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है, फिर क्रॉस मतलब ऐसा दिया हुआ है। तो अब इस पर फोर्स ऐसा हो गया, तो F इजिकल टू क्या होना चाहिए? mg। और फोर्स कौन सा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में? फोर्स कौन सा लगेगा? मतलब ये ऐसा होगा क्रॉस, ये ऐसा क्रॉस इस तरफ। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं? ABC मैग्नेटिक फील्ड हो गई, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो फोर्स अपवर्ड। तो अब इस सिचुएशन में यदि अपन बात करें तो फोर्स हो जाएगा ILB mg, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने की वजह से। तो अब हमको यहां पर फाइंड करना है B मैग्नेटिक फील्ड, तो B इज इक्वल टू होना चाहिए mg अपॉन I इंटू L। अब B इज इक्वल टू, तो मास 200 ग्राम दिया है, बाकी सारी वैल्यूज SI सिस्टम में तो कन्वर्ट कर लीजिए kg में, इसका 200 इंटू 10⁻³ kg मतलब 0.2। तो ये 0.2 जो है वो मास हो गया, G की वैल्यू अप्रॉक्स 10 ले लीजिए, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, और L लेंथ हमको गिवन है 1.5। इसका मतलब B इज इक्वल टू, पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर 0.6 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 0.66 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये होना चाहिए आपका आंसर मैग्नेटिक फील्ड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 4.2, if the magnetic field is parallel to the positive y axis
मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो क्रॉस है वो दिखा रहा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. Which way would the Lorentz force be? For first an electron negative charge and second a proton positive charge. तो बच्चों यहाँ पर जो अपन ने लॉरेंट फोर्स देखा था वो एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज के लिए ही होता है. तो जैसा यहाँ कंडीशन दी उसके हिसाब से यदि मान लीजिए सपोज ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो बोला गया है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में. अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है ना, वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स बोर्ड और जेड एक्सिस अपवर्ड. तो आपको क्लियर है अपना ए बी सी, तो ये आपको किस तरफ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में. और चार्ज पार्टिकल का मोशन तो वो आप किससे बताओगे, सेंटर फिंगर से, या तो करंट का डायरेक्शन या चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन. तो फोर्स जो है वो हम लोग थंब से बताते हैं. तो आपको क्लियर दिख रहा है फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, लेकिन किस पर, प्रोटॉन पर, पॉजिटिव चार्ज पर. पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपवर्ड और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इसके अपोजिट मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस. तो ध्यान रखिए जैसा अपन ने लेफ्ट हैंड रूल देखा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसके बेसिस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उन पर फोर्स प्रोटॉन पर, जैसा क्वेश्चन में मोशन दिया उसके बेसिस पर ये होगा अलोंग प्लस जेड एक्सिस. लेकिन यदि आप बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन, तो इन पर जो फोर्स रहेगा वो इसके अपोजिट मतलब अलोंग माइनस जेड एक्सिस ऐसा रहेगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिएगा ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं. जैसा क्वेश्चन में अपन को बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड कैसा बोला, अलोंग वाई एक्सिस है ना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो बोला गया है अलोंग एक्स एक्सिस. तो चार्ज पार्टिकल कौन सा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. तब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यदि यूज़ करते हैं तो हम लोग को मालूम अपने लेफ्ट हैंड में थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर को परपेंडिकुलर रखना है. कैसा रखना है, ये थंब ए को, फोर फिंगर बी को और ये सी को. बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब करंट, या फिर करंट नहीं तो फिर चार्ज पार्टिकल है तो उसके मोशन का डायरेक्शन. तो फोर फिंगर आपका वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा और सेंटर फिंगर किस डायरेक्शन में जाएगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो थंब क्या बताएगा, लॉरेंट फोर्स. तो आपको जैसे मैंने बोला यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और इनवर्ट्स बोर्ड की तरफ आप इमेजिन कीजिए वाई एक्सिस है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गई, जेड एक्सिस. तो अब मैग्नेटिक फील्ड आप फोर फिंगर से बताओगे तो ऐसा रखोगे, और मोशन आप सेंटर फिंगर से बताओगे तो ऐसा रखोगे. तो फोर्स किस तरफ होगा, अपवर्ड. किस पर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर. तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा अपवर्ड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इसके अपोजिट मतलब माइनस जेड एक्सिस के डायरेक्शन. इसका मतलब है कि यदि अपन यहाँ पर प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल को यदि इनको एंटर कर रहे हैं तो इन पर फोर्स लगेगा किस तरफ, अपवर्ड. यदि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन मूव करवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो लॉरेंट फोर्स लगेगा अपवर्ड. लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो उस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड. राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4.2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.3, what is the radius of the path of an electron mass 9 into 10 to the power minus 31 kg and charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb moving at a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to it. What is its frequency,
कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि आपको गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको जो इलेक्ट्रॉन है उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस फाइंड करना है, आर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास गिवन इलेक्ट्रॉन का नहीं भी दिया होता तो आप जानते हैं, चार्ज पता है आपको। मूविंग एट ए स्पीड ऑफ, ये गिवन है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू 8 थीटा 90। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी बताना है और एनर्जी बताना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से बहुत सारी वैल्यूज इसमें गिवन है पर जनरली क्वेश्चंस में दी नहीं रहती है, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए आपको, 9 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये सब पता होना चाहिए, पर अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, एक और बात बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। तो आपने अपनी थ्योरी में देखा है कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, उस पर लगने लगता है लॉरेंट फोर्स, और वही कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमको रेडियस निकालना है, तो आपको वैसे भी आर का फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू mv/qb, या फिर कॉन्सेप्ट यदि यूज करते तो उससे भी आ जाएगा। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू लॉरेंट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv²/r होगा, और लॉरेंट फोर्स आपको पता है q इंटू वी इंटू बी होगा। यहाँ पर q, यहाँ पर एक v क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका mv/qb इज इक्वल टू r, जो ऑलरेडी आपने थ्योरी में देखा था। बस इसमें वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो r इज इक्वल टू, सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय q, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बी मैग्नेटिक फील्ड 6 इंटू 10⁻⁻4। यदि इनको सॉल्व कर लेंगे अपन, ये 3 से ये 2 आ जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर r इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2 तो 3.2 आ जाएगा इंटू 10⁻। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1.6 इंटू 2 3.2, ये हो गया 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 10⁻⁻23। ऊपर जाएगा तो +23 हो जाएगा, जो 7 के साथ में 30 बना देगा, तो कुल मिला के 10⁻⁻1 बचेगा, राइट। और उसमें से भी r इज इक्वल टू ये 9/32, यदि इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर चले जाएगा 10, ये 10⁻⁻1, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 9/32 मीटर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रेडियस आ गया तो उसका फ्रीक्वेंसी बताना है। जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो अपन बाद में देख लें, वैसे तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया था आपको टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का, पर आप डायरेक्ट भी यदि मान लीजिए नहीं आता है फॉर्मूला याद तो याद कीजिए, v इज इक्वल टू, यदि 1 रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, और टाइम जो लगेगा उसको आप क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यदि 1 रिवॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr और टाइम हो जाएगा इक्वल टू टाइम पीरियड। और अपन को पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू जाएगा 2πr इंटू ऑफ f।
इसका मतलब है F इज इक्वल टू V अपॉन 2πr। तो अब आपके पास में V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 10⁻⁷ 2 पाई, और R की वैल्यू आपने निकाली है 9/32। 9/32 तो F इज इक्वल टू, ये 32 ऊपर चले जाएगा तो 3 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू ऑफ 9 10⁻⁷ बचेगा अपॉन पाई। 3 32 2 9 तो डेफिनेटली यहाँ 3 से ये 3 हो जाएगा, 2 से ये 16 हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 16/3 और पाई मतलब 3.14 इंटू 10⁻⁷। ये हो जाएगा आपका इतने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। जो बुक के आंसर हैं, बुक में आंसर दिया हुआ है, बुक में आंसर दिया हुआ है रेडियस के लिए 28 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 17 मेगाहर्ट्ज। कितना बताया मैंने? रेडियस की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर आना चाहिए, मतलब 900/32 सेंटीमीटर। तो यदि 30 होता, ये 32 ना होगा 30 होता, तो एक जीरो कैंसिल हो जाता, 90/3 30 आ जाता। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे 30 से ज़्यादा देखो 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो आपका आंसर ये बुक में बोला ना 27 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, आप सॉल्व करके देखिए आ जाएगा ये। और ऐसे ही आप यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करें यदि, तो F इज इक्वल टू मेगा हर्ट्स, मतलब इसको अपन 1 0 यहाँ कर दे तो 160 हो जाएगा ये, अपॉन 3 पाई 3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁶। ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड ना बोलकर वो हर्ट्स में बोल रहे हैं, एक ही बात है, तो हर्ट्स हो गया और ये मेगा हो जाएगा। 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶। तो कुल मिलाकर F इज इक्वल टू, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 10 आ रहा है, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 मेगा हर्ट्स अप्रॉक्स। इतना आंसर है। क्या आंसर बताया मैंने? 17 मेगा हर्ट्स। आप एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे तो 17 मेगा हर्ट्स आ जाएगा। मैंने अप्रॉक्स सॉल्व किया है इसको, 17 मेगा हर्ट्स आ जाएगा ये। अब आपको काइनेटिक एनर्जी भी बताना है, एनर्जी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी एनर्जी जाएगी 12mv², ये जाएगा हाफ। और मास हमको पता है इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 3 इंटू 10⁻⁷ स्क्वायर, तो ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 9 81/2 इंटू 10⁻⁻31 और ये 10⁻⁷ 14 हो जाएगा, है ना, 7 इंटू 2 14, तो +14 हो जाएगा, +14। ये जो भी आंसर आ रहा है वो जूल्स में आ रहा है। ऐसा ही सिस्टम में सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसा ही सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल है। फिर चूंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। तो यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये जाएगा 81/2 इंटू 10⁻। यहाँ पर बच्चों 11 माइनस 4 7, राइट, और 2 1 1 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 माइनस आएगा, राइट। और इसको आप क्या कीजिए 1 जूल इंटू 1 जूल हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब यदि इसको देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये 10⁻⁻7, अच्छा ये 1.6 इंटू 2 हो जाएगा 3.2 और 10⁻⁻17 और ये 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻17 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻2 बचेगा जो ऊपर आके जाएगा 10⁻²।
अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला था शायद, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा था आपसे, आपसे क्वेश्चन में पूछा था, हाँ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो के लिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 10, उसकी भी जरूरत नहीं है, पॉइंट हटाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻³ की जगह आप क्या लिख सकते हो, किलो, और 81/32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो बुक का आंसर जो है आपका मैच कर जाएगा। बुक का आंसर है 2.5 आएगा इसमें, आप करके देख लीजिएगा, है ना, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। तो जो बच्चों एग्जाम्पल है 4.4, यदि आप उसको देखें तो जैसा बोर्ड पर डायग्राम है वैसा ही एक्चुअल में बुक में है, और आपको बोला गया है एन एलिमेंट, उसकी लेंथ दी है del L = del x × I is placed at the origin and carries a large current I = 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter where del x = 1 centimeter? ये क्वेश्चन है, मतलब ये स्मॉल एलिमेंट है जो कि ओरिजिन पर रखा हुआ है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके करंट वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमको फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस बेसिस पर आपको पता है यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें स्मॉल एलिमेंट अपन ले लें, क्योंकि बुक में तो इतना ही बना है, तो आपको देखना पड़ेगा इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपन फाइंड करते हैं बाय बायो-सेवर्ट लॉ। और डायरेक्शन निकालने के लिए जरूर अपन यूज़ कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाय राइट हैंड पाम रूल। तो उसमें अपन अपने थंब और फिंगर्स को कैसा रखते हैं, परपेंडिकुलर, और थंब जो होता है वो बताता है करंट का डायरेक्शन जैसा यहाँ पर दिख रहा है, फिंगर बताता है उस पॉइंट की पोजीशन जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू ओपन पाम, मतलब आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, डॉट, यदि डायरेक्शन के लिए बात करोगे तो। और मैग्नीट्यूड के लिए बात करोगे तो आपको फॉर्मूला पता है, dB = μ0/4π × I × dl × sin थीटा अपॉन r², यही था आपका फॉर्मूला, μ0/4π × I × dl × sin थीटा अपॉन r²। इसमें यदि आप सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा dB = μ0/4π 10⁻⁻⁷, करंट की वैल्यू 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर हो जाएगा। डेल एल हमको क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 × 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। साइन 90 इसलिए लिया मैंने क्योंकि आपको दिख रहा है करंट का डायरेक्शन ये है, और जिस पॉइंट पर है ना मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक्चुअली में अपन को मालूम है व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट एंड लाइन विच जॉइन एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट, मतलब हमको ये एंगल चाहिए था, वो 90 हो रहा है, अपॉन r² तो 0.5², इसको सॉल्व करोगे तो dB = ये आएगा 10⁻⁷ × 10 × 10⁻², तो ये आएगा 10⁻⁹ × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 0.5², मतलब 1/2², मतलब 1/4, इसका मतलब 4 × 10⁻⁸ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का तो यही यूनिट है ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। तो इसमें बच्चों आंसर आना चाहिए 4 × 10⁻⁸। और डायरेक्शन की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली मैंने बोला आपको पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.5,
4.5 क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, करंट 12 एम्पियर is bent into a semi-circular arc of radius 2 centimeter, radius 2 centimeter as shown in figure. Consider the magnetic field B at the center of the arc. यहाँ पर first, what is the magnetic field due to straight segment? इस straight segment की वजह से इस point पर center पर magnetic field, ये अपन को फर्स्ट फाइंड करना है इस स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से। तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से यदि आप बात कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है वो इस वायर के ही डायरेक्शन में, वायर से कोई एंगल नहीं बन रहा है और डिस्टेंस नहीं बन रहा है। जबकि आपने जो फॉर्मूला देखा है, मैंने डिराइव करवाया, तो ये वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था और उसका फॉर्मूला था आपका म्यू ज़ीरो बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि ये जो r है वो इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी फिलहाल हुआ है कि ये पॉइंट जो है वो यहीं पर आ गया, इसी पर, इससे डिस्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए जब कभी ऐसा कंडीशन आएगी कि जितने पॉइंट्स होंगे जो लाइन सेगमेंट के ही डायरेक्शन में होंगे उन पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल हो जाएंगे ना। मैं मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वहाँ पर अपन को मालूम है अपना जो फॉर्मूला था, यदि अपन उस फॉर्मूले को देखें डी बी इज इक्वल टू, आपने स्मॉल एलिमेंट के कारण बायो सेवर्ट लॉ लिखा था, तब क्या लिखा था? म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई क्रॉस डी एल, मतलब यदि टू अपन यहाँ पर यदि मान लीजिए सपोज यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, यूनिट वेक्टर से, क्योंकि एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर जो थीटा हो रहा है वो एक्चुअली में जीरो हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात? थीटा की वैल्यू जो है वो है ही नहीं यहां पर। जो आपने यहां पर थीटा लिया था क्वेश्चन में, वो थीटा क्या था? ये जो स्मॉल एलिमेंट से करंट जा रहा था वो और पॉइंट पी, इनके बीच का एंगल था ये। यदि ये P यहाँ पर होगा तो थीटा क्या हो गया? बढ़ गया। यदि यही पॉइंट यहाँ होगा तो थीटा क्या हो गया? कम हो गया। और यहाँ पर लेके आओगे तो थीटा और कम हो गया। अब वायर पर ही ले लो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? ज़ीरो। और यदि थीटा ज़ीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ज़ीरो। तो इफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस लाइन सेगमेंट की वजह से, इस लाइन सेगमेंट की वजह से सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। यदि मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी B1 वो तो ज़ीरो रहेगी। हाँ, इस आर्क की वजह से जरूर आ जाएगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। कितनी आएगी? तो जितना आपका लूप होता है उसका जस्ट हाफ। लूप के कारण कितनी होती है? कॉइल के कारण कितनी होती है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड? तो आपका फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। आपका फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। क्या था उसका फॉर्मूला? B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई NI अपॉन R। ये ड्राइव करवाया था मैंने। यदि मान लीजिए जब कॉइल में कितने टर्न्स होते हैं? N, लेकिन यदि N टर्न्स ना होकर यदि 1 टर्न रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लूप, एक वायर का टर्न बस। और उसमें भी इसको जस्ट हाफ कर दोगे आप, ऐसा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस वैल्यू की क्या हो जाएगी? जस्ट हाफ। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B इज इक्वल टू
म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा पाई इंटू आई अपॉन आर। अब ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आपको पता है 10 टू द पावर -7, पाई आपको पता है 3.14, करंट की वैल्यू आपको पता है 12 एम्पियर, और आर की वैल्यू भी आपको पता है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर। तो 2 से ये 6 हो जाएगा, इसका मतलब B इज इक्वल टू, ये 10 पावर -2 और 10 टू पावर -7 में से 10 पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -5। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप, लगभग अप्रॉक्स 19 आ रहा है, तो B इज इक्वल टू आ रहा 19 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट, हाँ ठीक है, बुक ने आंसर बोला 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4, तो यदि यहाँ से आप ये पॉइंट को शिफ्ट करोगे 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, राइट। तो उनके फर्स्ट पार्ट में उनने पूछा था इस लाइन सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो अपना आंसर होगा 0। सेकंड पूछा था कि ये जो सेमी सर्कुलर है इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो लूप के कारण जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जस्ट हाफ, और उसका आंसर ये आएगा। डायरेक्शन क्या होगा ये भी निकालना चाहिए अपन को, डेफिनेटली डायरेक्शन निकालना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। तो आपको मालूम है थंब को कैसा रखोगे आप, करंट के डायरेक्शन में, तो ऐसा रहे, फिंगर को ऐसा पॉइंट की तरफ, सेंटर की तरफ, पाम किस तरफ हो रहा है, बिहाइंड द बोर्ड, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, क्रॉस। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इस लाइन सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही जाएगी, केवल बदलेगा डायरेक्शन। तो आपको मालूम है करंट अब ऐसा है, तो अपने पाम को ऐसा ओपन करोगे, थंब को कैसा रखोगे, करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को किस तरफ रखोगे, इस पॉइंट की तरफ जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो पाम किस तरफ ओपन हो रहा है, आपकी तरफ, इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, आपकी कॉपी के हिसाब से डॉट अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो केवल जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 4.7। अब जैसा आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, उससे तो मुझे लग रहा है आप लोग को टफ जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है या ऐसा, और क्वेश्चन देखिए आप कैसा दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है फिगर 4.13 shows a long straight wire of a circular cross section radius a carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region R is less than A and second and R is greater than A। और फिर ये डायग्राम दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को डायग्राम समझने में थोड़ी मुश्किल जाएगी, जैसा दिया है थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा। यदि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए इस तरीके से आपको स्ट्रेट वायर, अब ये लेंथ हो गई, तो क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। करंट जो जा रहा है इस वायर से वो पूरा ऐसा जा रहा है, इसमें से ये दिया हुआ रेडियस इसका ए, ये रेडियस, और फिर दो कंडीशन दी है। एक आपको रीजन आर जो है वो बोला कि मान लीजिए कोई पॉइंट आर जो है वो ए से ज़्यादा है, तो ऐसा रीजन आ रहा है इसके बाहर, मतलब ए से ग्रेटर हो गया रेडियस। इस रीजन में हमको बताना मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा रीजन उन्होंने बोला है कि आर इज लेस देन ए, तो यदि ये रेडियस तो इसके अंदर इतने रीजन में। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है वो तो डायग्राम आपके लिए टफ हो गया, इससे तो शायद मुझे नहीं लगता आप इमेजिन कर पाएंगे। एक्चुअल में अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्वेश्चन ही है। ये हो गया कंडक्टर और ये उसका हो गया क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर देखिए आप,
और इसका रेडियस हमको बोला गया है ए, ये। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है वो एक इस रीजन में फाइंड करनी है। ये आप समझ रहे हैं, पूरा रेडियस ए है, पूरा ये बड़ा, आपको एक इस रीजन में, ऐसा रीजन, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। यहां पर ये जो आर है वो आपको क्लियर दिख रहा है, इस ए रेडियस से कम हो गया है। और दूसरा रीजन ये जो है आउटसाइड का, ये यहां पर आर की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन ए। तो इस रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो इस डायग्राम को उन्होंने ऐसा बना दिया है। और आपको मालूम है पूरा करंट आई जो बोला है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे सेक्शन में, ये पूरे एरिया में। कौन से वाले एरिया में से, इसमें से, ये पूरा ए एरिया का। तो आप इसको यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या अभी थोड़ा सा डायग्राम आपको क्लियर रहेगा, ये बड़ा वाला ज्यादा अच्छा है। इस पूरे रीजन में से यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो आपको मालूम है इसके सेंटर से यहां से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, ये करंट पूरा आई है, आई। तो आपका जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, बी पूरी मैग्नेटिक फील्ड, डीएल जो है वो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, मतलब इस आर रेडियस का पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। और म्यू जीरो इंटू आई, व्हाट इज आई, करंट इनक्लोज बाय दिस पाथ। तो इस पूरे आउटर पाथ के कारण जो करंट इनक्लोज है वो कितना है, आई, पूरा आई जो इस कंडक्टर से जा रहा है। तो जब आउटसाइड का केस लोगे, जब आर ग्रेटर है ए से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप ऐसे ही बोलोगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई, क्योंकि व्हाट इज आई, करंट, पूरा करंट इसमें से जा रहा है। तो आपका ये हो जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन डी एल आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई हो जाएगा। और फिर ये किस केस में मैं बोल रहा हूं, जब आपका आर ग्रेटर है ए से। फिर यहां पर जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो b इंटू इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा आपका 2 पाई आर। तो ये जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा म्यू जीरो इंटू ऑफ आई। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, इतना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू जीरो इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। मतलब b की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब आउटसाइड में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन जब अपन ने बोला सेकंड पार्ट जिसमें r की वैल्यू कैसी है, लेस देन a, तो आपको इस वाली सिचुएशन में दिख रहा है कि जो कंडक्टर है उस पूरे का रेडियस कितना है, a, और इतने पोर्शन से, पूरे पोर्शन से जो करंट जो जा रहा है वो है I, पूरे पोर्शन से करंट है I। तो ये जो पार्ट आप लोग हैं जिसमें R कम है, R जो है वो A से कम है, इतने पार्ट में से जो करंट जाएगा वो पूरा I नहीं जाएगा, कितना जाएगा, I डैश। तो इसके इतने रीजन में से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका जब आप एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करोगे तो वो बनेगा आपका इंटीग्रेशन b dl इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई डैश। b हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और इंटीग्रेशन dl का मतलब ये वाली लेंथ, ये जिसको आप रेडियस ही ले रहे हो, r से ही बता रहे हो। ये बात अलग है कि ये वाला r जो था वो ग्रेटर देन a था और ये r जो है वो लेस देन a। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छा समझने के लिए, ज़्यादा अच्छा है कि आप ये अंदर वाले को R1 ले लो, इसको R2 ले लो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर B ये आ जाएगा R2, ये हो जाएगा R2, और अब आप जरूर बोल सकते हैं देयरफॉर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ वाले केस में, अंदर वाले केस में आप देख रहे हो
कि इस पूरे सेक्शन से करंट कितना जा रहा है आई, हमको तो इस इनक्लोज पाथ के अंदर का करंट चाहिए, ये वाला करंट चाहिए, ये वाला करंट। तो यहां पर करंट की वैल्यू हो जाएगी आई डैश, या आई डैश। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा इंटीग्रेशन, बी तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा म्यू 0 इंटू आई डैश, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब आप लिखोगे b इंटू इंटीग्रेशन डीएल मतलब ये लेंथ, ये लेंथ मतलब ये सरकमफ्रेंस, तो कितना जाएगा 2 पाई r2, अंदर वाले को क्या बोला था आपने, r1 बोला था, r1 आ जाएगा इसकी जगह, इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई डैश। अब बच्चों ये आई डैश की वैल्यू जो है वो जरूर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता है पूरे कंडक्टर से, इस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से, जिसका एरिया है पाई ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर चूंकि रेडियस ए दिया है तो एरिया कितना जाएगा पाई ए स्क्वायर। इससे करंट कितना जा रहा है आई, तो आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, इतने पोर्शन का एरिया कितना है पाई इंटू r1 स्क्वायर, इससे कितना करंट पास होगा निकाल लीजिए, सिंस एंड देयरफॉर करके, इतने एरिया में से करंट है आई, इस एरिया में से कितना करंट होगा, तो आई इंटू पाई इंटू r1 स्क्वायर अपॉन पाई इंटू ऑफ ए स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं आई डैश। इसका मतलब आई डैश की वैल्यू जाएगी पाई पाई कैंसिल, तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू r1 अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी करंट की। इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पर जाएगा I इंटू r1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब आपको यहां पर दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई अपॉन 2 पाई r1, म्यू 0 इंटू आई इंटू r1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई r1 इंटू ए स्क्वायर। एक r1 क्या हो गया कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर। और इस डेरिवेशन से आपको समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड B है इट इज डायरेक्ट, एक r1 कैंसिल हो गया तो r1 आएगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के सेंटर से सरफेस तक ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इसके बाद जब आउटसाइड पर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब यदि आप ग्राफ स्केच करते हैं किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के फॉर्म में, कहाँ से, सेंटर से, इस कंडक्टर के ये जो वायर है इसके सेंटर से, यहाँ से, तो सेंटर से लेके सरफेस तक, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये सेंटर से लेके सरफेस तक, क्योंकि R जो है वो इनसाइड, R1 जो है वो इनसाइड में है, सेंटर से लेके ए सरफेस तक इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यदि हम लोग इसको सेंटर ले लें तो ए डिस्टेंस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा ये डायरेक्टली, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा जाएगा। इसका मतलब जैसे डिस्टेंस आउटसाइड में बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पर, मतलब मैक्सिमम सरफेस के लिए आपको क्या करना है, r1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, a, तो यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना बचेगा, म्यू 0 इंटू आई अपॉन 2 पाई a, इतना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से करना था, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग।